हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनीश पटेल और हम इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। देखो, अभी तक हमने हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस कर ली है। आज से हम ऑटो इम्यूनिटी की तरफ चले। ऑटो इम्यूनिटी में मेनली क्वेश्चंस तो टॉलरेंस पे आते हैं, पर हमें उसके लिए थोड़े बहुत बेसिक्स पहले समझने हैं। देखो, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है कि इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है ना, वो कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट हो सकता है। पर अगर कोई भी एंटीजन का एक्सपोजर हुआ और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, उसे हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बोलेंगे। और सेल्फ टॉलरेंस में क्या है कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्ट नहीं करती है ना, उसे हम सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है वो कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। और सेल्फ टॉलरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट होगा। अब देखो, बी सेल्स हो या टी सेल्स हो, दोनों का प्रोडक्शन तो बोन मैरो में ही होता है ऑब्वियसली। पर बी सेल्स है वो मैच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। पर टी सेल्स में डिफरेंट है कि टी सेल्स है उनका मैच्योरेशन थाइमस में हमें देखने को मिलता है। अब देखो, ये साइट्स है ना, इनके अकॉर्डिंग टॉलरेंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक है सेंट्रल टॉलरेंस और एक है पेरिफेरल टॉलरेंस। अगर ये बोन मैरो और थाइमस को हम ये सेंट्रली प्लेस्ड है, इसलिए हम इसे सेंट्रल टॉलरेंस का काउंट करेंगे। और इसके अलावा अगर पेरिफेरल टिश्यू में हमें देखने को मिलेगा टॉलरेंस, तो उसे हम पेरिफेरल टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा। पहले तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस के बीच का डिफरेंस देखा। फिर साइट ऑफ टॉलरेंस के अकॉर्डिंग टॉलरेंस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल टॉलरेंस और एक है पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस की साइट है बोन मैरो और थाइमस, और पेरिफेरल टॉलरेंस की साइट है पेरिफेरल टिश्यू, वो कोई भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम सेंट्रल टॉलरेंस की तरफ चलेंगे। देखो, मेन क्वेश्चन यही आता है, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस का डिफरेंस। हम पहले सेंट्रल टॉलरेंस को ठीक से कवर करेंगे, फिर पेरिफेरल टॉलरेंस की तरफ चलेंगे। देखो, सेंट्रल टॉलरेंस है वो टी सेल्स और बी सेल्स दोनों के लिए देखने को मिलता है। टी सेल्स में क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन होगा या फिर डिलीशन होगा। मतलब क्या होगा, इसमें जो भी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होंगे उन्हें हमें रिमूव करना है। और सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को रिमूव कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली सेंट्रल ऑर्गन्स में से, मतलब बोन मैरो और थाइमस में से। यहाँ पर मेनली थाइमस में से रिमूव होता है। और ये प्रोसेस हमें एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे देखने को मिलती है। देखो देखो, अब स्टोरी सुनो। एक जीन है AIRE जीन, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। इसका काम क्या है कि ये सारे के सारे सेल्फ एंटीजन है ना, वो टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा, और वो भी थाइमस में। अगर कोई भी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है वो प्रेजेंट है, तो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? एपोप्टोसिस से। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली बोलो तो एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस के थ्रू। अब अगर देखो, ये तो नॉर्मल कहानी है कि सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स प्रेजेंट है थाइमस में, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे AIRE जीन उसको प्रेजेंट करेगा टी सेल्स को। पर अभी अगर अब देखो, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स प्रेजेंट है तो उसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है एपोप्टोसिस के थ्रू। पर अगर AIRE जीन में ही म्यूटेशन हो तो उसकी वजह से AIPE देखने को मिलेगा। AIPE का फुल फॉर्म है ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी। देखो, ये जीन्स के ऊपर म्यूटेशन पे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। अगर ये आपको पता है तो पता है, आप तुरंत आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वरना वहाँ पर दिमाग लगाने बैठोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। और मैंने इसको आपके लिए बहुत ही ईजी बना दिया है। देखो, ऐसे याद रखो, AIRE जीन है वो AIPE कॉज करेगा, मतलब ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी। ये तो टी सेल्स की बात हुई कि सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को कैसे हमने रिमूव किया। अब बी सेल्स की बात करते हैं। देखो, बी सेल्स के सरफेस पे सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट है, सरफेस IgM और IgD कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर सेल्फ एंटीजन इसके साथ बाइंड करेगा तो हम बी सेल्स को रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पर जो रिसेप्टर है ना, उसकी एडिटिंग कर देंगे। और रिसेप्टर की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली जीन रीअरेंजमेंट के थ्रू। और देखो, एक बार रिसेप्टर की एडिटिंग हो जाएगी, फिर ये बी सेल है वो सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और अब ये सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब ये हमने बी सेल्स को इनएक्टिव कर दिया। देखो, टी सेल्स के केस में क्या कर रहे थे, हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, किल कर रहे थे। पर बी सेल्स को हमने इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। टी सेल्स को हमने किल कर दिया एपोप्टोसिस के थ्रू, और बी सेल्स में रिसेप्टर एडिटिंग की, जिसकी वजह से बी सेल्स इनएक्टिवेट हो गए। ठीक है, ये था मेनली सेंट्रल टॉलरेंस टी सेल्स के लिए और बी सेल्स के लिए।
टी सेल्स में हम नेगेटिव सिलेक्शन या डिलीशन करेंगे और बी सेल्स में रिसेप्टर एडिटिंग करेंगे। अब पेरिफेरल टॉलरेंस की तरफ चलते। देखो पेरिफेरल टॉलरेंस है ना, वो सेंट्रल टॉलरेंस से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि सेंट्रल टॉलरेंस है वो बी सेल्स और टी सेल्स दोनों में देखने को मिलती है, पर पेरिफेरल टॉलरेंस है वो मेनली टी सेल्स में देखने को मिलेगी और बी सेल्स में भी देखने को मिलती है, पर बहुत कम देखने को मिलती है। पेरिफेरल टॉलरेंस में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या होगा, टी रेग सेल्स है ना वो सप्रेस कर देंगे। देखो कोई भी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट होगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एपोप्टोसिस के थ्रू, और उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी टी रेगुलेटरी सेल्स हेल्प करेंगे। इसे सप्रेसर टी सेल्स भी बोलते हैं। ये देखो टी सप्रेसर सेल्स है या फिर टी रेग सेल्स है, वो टीएच सेल्स का ही एक टाइप है, पर उनके पास 2 चीज़ें ज़्यादा है, एक CD25 और एक FOXP3। CD25 है वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है ना, उसकी अल्फा चेन है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है, उसकी अल्फा चेन है, उसे हम CD25 बोलते हैं। जैसे बी सेल्स में हम कैसे CD21 और वैसे बोल रहे थे, वैसे ये भी एक CD25 एक मार्कर है जो कि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के लिए, और इसका मेनली काम क्या है, ये फंक्शनिंग ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स में हेल्प करेगा। देखो इसको याद कैसे रखोगे, CD25 फाई आ रहा है लास्ट में, एफ से फंक्शनिंग ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और अगर CD25 में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो FOXP3 का क्या काम है। FOXP3 है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि टी रेगुलेटरी सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। देखो आप ऐसा समझो कि CD25 है वो फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, तो FOXP3 के लिए अब एक ही काम बचा है, वो है डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और FOXP3 का म्यूटेशन होगा तो उसमें आईपेक्स देखने को मिलेगा। आईपेक्स का फुल फॉर्म है इम्यून डिसरेगुलेशन पॉलीएंडोक्राइनोपैथी, और वो एक्स लिंक्ड होती है, इसलिए यहाँ पर IPE और लास्ट में एक्स है, आईपेक्स। इसको ये वैसे तो हायर स्टडीज में पढ़ोगे, पर अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो। म्यूटेशन FOXP3 के म्यूटेशन पे MCQ आए तो आपको मार्क करना में आसानी हो। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था पेरिफेरल टॉलरेंस में, कि टी रेगुलेटरी सेल्स है वो सप्रेस कर देंगे, तो जो भी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट होगा उसे एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक है CD25 और एक FOXP3 है, ये TH सेल्स के कंपैरिजन में टी रेगुलेटरी सेल्स के पास ज़्यादा है, इसीलिए इसे हम टी रेगुलेटरी सेल्स बोलते हैं। और CD25 है वो मेनली फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, और अगर CD25 में म्यूटेशन होगा तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। फिर FOXP3 है वो टी रेगुलेटरी सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और FOXP3 में म्यूटेशन होगा तो उसमें आईपेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सप्रेशन तो हो गया टी रेगुलेटरी सेल्स के थ्रू, अब एनर्जी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ई नहीं है, ए ही है, एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी टी और बी सेल्स सेल्फ रिएक्टिव हो गए उन्हें इनहिबिट कर दिया जाएगा। इसको इनहिबिट कैसे करेंगे, सर्टेन रिसेप्टर्स के थ्रू। और 2 मेन रिसेप्टर्स है जो हमारे लेवल पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है PD1 मतलब प्रोग्राम डेथ मॉलिक्यूल 1, और एक है CTLA4 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4। ठीक है, इनका फुल फॉर्म याद ना रहे तो भी चलेगा, पर ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको याद रहना ही चाहिए। देखो अभी तक तो आप ये वाले फिगर से वाकिफ होंगे, मैंने ये आपको हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उसके ऊपर MHC और B71 B72 प्रेजेंट है। फिर टी सेल के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मेनली CD3 और CD28। तो देखो प्रोग्राम डेथ मॉलिक्यूल 1 है वो क्या करेगा, ये टी सेल पे प्रेजेंट है, और जैसे ही उसके साथ प्रोग्राम डेथ लिगेंड 1 बाइंड करेगा ये टी सेल्स को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम डेथ 1 ने क्या किया कि टी सेल्स को इनहिबिट कर दिया। और देखो CTLA4 है वो क्या करेगा, जैसे ही CD28 और B71 B72 इंटरैक्ट करेंगे ये वहाँ का इंटरैक्शन को ही ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही उसने इंटरैक्शन को ब्लॉक कर दिया तो अब CD28 है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से ये जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है वो इनहिबिट हो जाएगा। पर ये इनहिबिट डायरेक्टली नहीं हुआ है, ये CD28 के इनएक्टिवेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। PD1 है वो डायरेक्टली इनहिबिट कर देगा टी सेल को, पर CTLA4 है वो डायरेक्टली इनहिबिट नहीं करेगा, वो CD28 को पहले इनएक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से टी सेल इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हुआ।
पेरिफेरल टॉलरेंस पे। सबसे पहला स्टेप था सप्रेशन बाय टी-रेक्स सेल्स, और नेक्स्ट स्टेप है एनर्जी, और अब लास्ट स्टेप है डिलीशन बाय एपोप्टोसिस। अब देखो एपोप्टोसिस से डिलीट हो जाएंगे। देखो एक मिनट, एनर्जी में मैं बी सेल्स का बारे में बताना भूल गया। देखो यहाँ पर TH सेल्स है ना, वो सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स को एक्टिवेट ही नहीं होने देंगे, इसको इनएक्टिवेटेड ही छोड़ देंगे। मतलब देखो TH सेल्स क्या करते हैं, TH सेल्स का एक काम होता है कि वो क्लास स्विचिंग करेंगे जिनकी वजह से बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो सके। पर ये TH सेल्स है वो क्लास स्विचिंग में हेल्प नहीं करेंगे ऐसे बी सेल्स के जो कि सेल्फ रिएक्टिव हो, और सेल्फ रिएक्टिव होंगे उनको हेल्प नहीं मिलेगी TH सेल्स की वजह से, इसीलिए वो इनएक्टिवेटेड रह जाएंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप है डिलीशन बाय एपोप्टोसिस। देखो जो भी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होंगे ना, उनके सरफेस पे ओवर एक्सप्रेस बीम और ओवर एक्टिव फास्ट लाइगेंड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस देखने को मिलेंगी। देखो ये मैंने ना सबसे इनिशियली जब सेल इंजरी वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें नेक्रोसिस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। ये बीम के बारे में भी पढ़ाया था और फास्ट लाइगेंड के बारे में भी पढ़ाया था। देखो बीम है वो एपोप्टोटिक सेंसर है, और फास्ट लाइगेंड है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखने को मिलता है। इन दोनों की वजह से जब ये ओवर एक्टिवेट होंगे तब उनकी वजह से एपोप्टोसिस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, वरना एपोप्टोसिस आपने ना पढ़ा हो तो मेरा मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस वाला लेक्चर है वो देख लेना, मैंने बहुत ही अच्छे से एपोप्टोसिस को पूरा का पूरा कवर करा दिया है। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर फास्ट में म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से ALPS देखने को मिलेंगे। ALPS का फुल फॉर्म है ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये जितने भी म्यूटेशन वाले क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखने, इसमें मैं आपकी और कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, देखो पेरिफेरल टॉलरेंस में अब 3 स्टेप थे, सप्रेशन बाय टी-रेक्स सेल्स, एनर्जी और डिलीशन बाय एपोप्टोसिस। देखो आज के लेक्चर में मैंने जितना भी पढ़ाया है ना उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले सेंट्रल टॉलरेंस में हमने पढ़ा टी सेल्स में नेगेटिव सिलेक्शन होगा या फिर डिलीशन होगा। फिर बी सेल्स में रिसेप्टर एडिटिंग होगी जीन रीअरेंजमेंट के थ्रू, ये टी सेल्स और बी सेल्स दोनों में देखने को मिलता है। फिर पेरिफेरल टॉलरेंस है वो टी सेल्स में मेनली देखने को मिलता है, बी सेल्स में कम देखने को मिलता है। इसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है सप्रेशन बाय टी-रेक्स सेल्स, और ये टी-रेक्स सेल्स है वो टाइप ऑफ टी हेल्पर सेल्स ही है, पर इसके पास 2 चीज़ें ज़्यादा है, एक CD25 और एक FOXP3। इनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा और इस पर आइपेक्स देखने को मिलेगा। फिर एनर्जी, देखो एनर्जी में भी 2 मॉलिक्यूल थे, एक रिसेप्टर्स की वजह से सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को हम इनएक्टिवेट करेंगे, एक प्रोग्राम डेथ 1 था और CTLA4 था। प्रोग्राम डेथ 1 है वो डायरेक्टली प्रोग्राम डेथ 1 लाइगेंड के साथ बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देगा टी सेल्स को, और CTLA4 है वो CD28 को और B71 का इंटरेक्शन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से टी सेल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर डिलीशन बाय एपोप्टोसिस में ओवर एक्टिव बीम और फास्ट लाइगेंड ओवर एक्टिव देखने को मिलेगा हमें, जिसकी वजह से हमें एपोप्टोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो आज मैंने जो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बताया है ना वो नॉर्मल मैकेनिज्म है, यहाँ पर कहीं पे भी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट है उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया है, मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर ये सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लगे सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट तो उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो मैंने ये पेज पे जितना लिखा है ना ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको थोड़े बहुत म्यूटेशंस भी याद रखने और मैकेनिज्म्स तो आपको ऑब्वियसली याद रखना ही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटो इम्यूनिटी को बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।